हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सिद्धार्थ। चलिए, देखिए लास्ट क्लास में हम ऑस्मोटिक प्रेशर कंप्लीट करके आए थे। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अब हम आगे उसको किस तरीके से और एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो आइए, ऑस्मोटिक प्रेशर में अब हम आगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को देखते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आइए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को देखते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से इस पर न्यूमेरिकल्स बनाए जा सकते हैं। तो जनरली मैं आपको कह रहा हूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मैंने ये कहा कि मेरे पास में ये एक कंटेनर है और ये दूसरा कंटेनर है। डन। इसमें मेरे पास सॉल्यूशन ए है, इसमें मेरे पास सॉल्यूशन बी है। डन। ये लीजिए, अगर मैं इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई ए ले लूं और इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई बी ले लूं तो इन तीनों में मेरे पास में क्या रिलेशन होगा? आइए ये बात समझ। सबसे पहले मैं इनके रिलेशन को चेक करता हूं। पाई ए और पाई बी में क्या रिलेशन होगा? तो मेरे पास पहला पॉइंट आता है कि पाई ए इज ग्रेटर देन पाई बी। ये लीजिए। दूसरा ऑप्शन आता है कि पाई बी इज ग्रेटर देन पाई ए। तीसरा ऑप्शन मेरे पास में आता है कि पाई ए इज इक्वल टू पाई बी। क्या सेंस है इनका? किस चीज को क्या कहा जाता है? आइए हम प्रॉपर वे में इस चीज को समझते हैं। जनरली पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, आप इस चीज को पढ़कर के आए। पाई इज इक्वल टू आई इंटू एन ए अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इंटू आर टी। आपने ये फॉर्मूला देखा था। फिर पाई इज इक्वल टू आई इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन एम एल इंटू आर टी। आपने इन जर्नल से हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की थी और उसी तरीके से हमने पाई इज इक्वल टू जो टोटल था वहां पर n1i प्लस n2i एंड अप टू सो वन आर टी अपॉन वी टोटल पर भी हमने इस तरीके से ये फार्मूले ड्राइव कर लिए थे। तो ये पिछली क्लास में आप पूरी चीज पढ़ करके आए हैं। क्लियर है बेटा? आरी बस इम्यूनाइजेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड का होगा बेटा, मैंने करा दिया था वो लास्ट ड्रॉप वगैरह, ये सारी चीज करा दी थी मैंने, है ना। और जो भी कोई टॉपिक है आप छूट रहा है उसको लिख करके आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी पूरा करा दूंगा। क्लियर है? आइए अब मैं सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा रिलेशन बता दूं और बोर्ड एग्जामिनेशन में यहां से और कंपटीशन दोनों में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। आइए हम उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। लुक बेटा, पहला आ रही है बात समझ में? देखिए नंबर 1 मैं क्या कह रहा हूं आपको। फर्स्ट आप देखिएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? 3 शब्द होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, क्लियर है बेटा, और आइसोटोनिक। इधर आइए मैं वापस लेके चलता हूं। पहले इस चीज में मैं आपको ये बता देता हूं कि ये ऑप्शन 3, जब कोई भी दो सॉल्यूशन जिनका वेपर प्रेशर सेम होता है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्लियर है? कोई भी दो सॉल्यूशन जिनका वेपर प्रेशर क्या हो बेटा, सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ए और पाई बी अगर सेम हो तो वो कहलाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। डन। क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। इसी तरीके से पाई बी और पाई ए के अंदर मैं ये कहता हूं सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है बेटा? मैं ये कह रहा हूं कि सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर
ये लीजिए, सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है वो कहलाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो एट द टाइम अगर मेरे पास ए का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो यहां पर ए क्या कहला रहा है, ये लीजिए, ए कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डन। इस केस में बी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो यहां पर बी कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, पाई बी कहलाएगा हाइपोटोनिक, और इस केस में पाई ए कहलाएगा हाइपोटोनिक। दैट मीन्स अगर दो सॉल्यूशंस आपके पास में, दो सॉल्यूशन में से किसी भी एक का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज्यादा है तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। और जब दोनों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल होता है तो बेटा ये आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं। क्लियर? मैं पहले आपसे पूरा डिस्कशन आइसोटोनिक पर कर रहा हूं, क्लियर है? तो ये मैं आपको चीज बता चुका हूं। आइए, अब मैंने क्या कहा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो मैंने कहा क्या बेटा, सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ये लीजिए, सॉल्यूशन क्या रखते हैं बेटा, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रखते हैं। क्लियर है क्या बेटा? एंड हेंस सेम कंसंट्रेशन, एंड हेंस, या मैं कहूं एंड हैव सेम कंसंट्रेशन, सेम कंसंट्रेशन। कैसे? आइए इस बात को दिमाग करते हैं। हमने कहा कि पाई 1 विल इक्वल टू पाई 2, क्लियर है? या पाई ए इक्वल टू पाई बी कह सकते हो। अब पाई ए का फॉर्मूला ICRT। इसी तरीके से अगर मैं इसको C1 कह दूं, IC1RT, और इसी तरीके से IC2RT कह देता हूं। क्लियर है बेटा? क्योंकि एक ही सॉल्यूट मिलाकर के अगर दो सॉल्यूशन अलग अलग बना लिए जाते हैं या दो सॉल्यूट अलग अलग मिलाकर के सॉल्यूशंस बना लिए जाते हैं तो किसी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हमसे यहां इस टाइप के न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करवाया जाता है। कैसे? देखिए, ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर से वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैंसिल आउट। अगर सॉल्यूट सेम है, सॉल्यूट सेम नहीं है तो मत काटना। क्लियर है? यहां से RT और RT, क्लियर है, पर्टिकुलर एक टेम्परेचर देगा और गैस कांस्टेंट दोनों के लिए बराबर होगा। मेरी बात समझ में आ रही? तो मेरे पास में अब यहां पर बचता है बेटा C1 विल इक्वल टू C2। तो क्या मैं WA/MA इंटू, आ रही है बात समझ में? और लुक, अगर इस पूरे क्वेश्चन को तुम इस तरीके से सॉल्व करो तो मैं ज्यादा बेटर बता रहा हूं। देखिए, I इज इक्वल टू, या मैं ये कहूं कि ICRT, ये 1 विल इक्वल टू ICRT, ये 2। तो ये I वॉन्ट ऑफ फैक्टर, यहां पर मैं डाल देता हूं N1 अपॉन वॉल्यूम इंटू RT विल इक्वल टू आयोटा इंटू N2, क्लियर है ना, अपॉन वॉल्यूम, और ये RT। देखो दोनों ही वॉल्यूम लीटर में होते हैं। क्लियर है बेटा? बोथ आर। आ गई बात समझ में? अगर आपके पास में लीटर में है तो आप लीटर में डाल दीजिए। अब दूसरी बात याद रखना, इफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस है तो ICRT विल इक्वल टू ICRT। देखिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयोटा भी कट जाएगा, R से R कट जाएगा, और ये C1 विल इक्वल टू C2 होगा। क्लियर है? अब यहां से कंसंट्रेशन की मोल्स पर लीटर डाल के आप किसी भी अननोन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? आ गई बात समझ में? अगर आपके पास में, क्लियर है क्या बेटा, बोथ एक इलेक्ट्रोलाइट है और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आप एक की वैल्यू डाल करके अब आप यहां पर देखिए कि यहां पर ये वॉल्यूम से ये वॉल्यूम कट, RT से RT कट, तो I इंटू N1, अगर वॉल्यूम सेम है तो
डन बेटा। और I इंटू N2, I वांट ऑफ फैक्टर है, तो आप इस बात को दिमाग में रखिएगा। और थोड़ा सा चलते हैं, लीजिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लीजिए I इंटू C1 इजिकल टू I इंटू C2 मिला है। अगर मैं ये कह देता हूं कि ये वाला नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्लियर है? तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू आयोटा की 1 होती है, तो C1 इजिकल टू I इंटू C2, बट ये मेरे पास में इलेक्ट्रोलाइट है। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है। फिर मैं कह रहा हूं कि I इंटू C1 इजिकल टू I इंटू C2। अगर ये फॉर्मूला आप लगा रहे हैं तो याद रखिएगा बोथ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, बोथ इलेक्ट्रोलाइट। ये लीजिए ये दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो आपको ये काम में लेना है। डन बेटा, बात समझ में आ गई? आइए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक कि हाइपोटोनिक क्या होगा और हाइपरटोनिक क्या होगा? क्लियर है बेटा? तो अब आप ये चीज याद रखिए कि कोई चीज श्रिंक हो रही है या कोई चीज स्वेल अप हो रही है। कोई चीज श्रिंक हो रही है या कोई चीज स्वेल अप हो रही है। स्वेल अप का मतलब फूल जाना। क्लियर है बेटा? तो श्रिंक होती है तो लॉस ऑफ फ्लूइड। मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई चीज श्रिंक हो रही है, श्रिंक, श्रिंक मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ फ्लूइड। अब मैं यहां से आपको दो तीन चीजें बता रहा हूं। और दूसरा मैं कह रहा हूं स्वेल्व अप। ये लीजिए स्वेल्व अप। तो मैं क्या कहूंगा आपको, कोई भी चीज फूल रही है तो गेन ऑफ फ्लूइड, गेन ऑफ फ्लूइड। बोले ये चीजें क्यों बता रहे हो? अब मैं आपको दोनों तीनों चीजों के बारे में पहले समझाता हूं। तो ऐसा सॉल्यूशन हाइपो और ऐसा हाइपर, याद रखना हाइपो और हाइपर में अंतर समझना। अब सुनो बेटा, एक होता है ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन। ये ब्राइन सॉल्यूशन है क्या चीज? वास्तव में ये NaCl का सॉल्यूशन होता है जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? NaCl के सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। आ रही है बात समझ में? क्लियर है ना? तो याद रखना ब्राइन सॉल्यूशन अगर 0.9 वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज लिया जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, ब्राइन सॉल्यूशन 0.9% वेट बाई लिया जाता है। क्लियर है? या इसको अपन सैलाइन वाटर भी बोल सकते हैं, सैलाइन वाटर। तो बेटा याद रखना ये आइसोटोनिक विथ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, जो आपके ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है बॉडी में। क्लियर है? रिंगर, लेक्टर, आरएल हुआ, डेक्सट्रोज हुआ, जो ये बोतल चढ़ाई जाती है, इन बोतलों में जो सॉल्यूशन भरा हुआ होता है वास्तव में वो 0.9 वेट बाई वॉल्यूम सैलाइन वाटर होता है, जिसको ब्राइन वाटर कहते हैं। और ये आपकी बॉडी की ब्लड वेसल या आपकी बॉडी के फ्लूइड के साथ में आइसोटोनिक होता है। अन्यथा अगर ये आइसोटोनिक नहीं होता तो दोनों में से एक केस। क्लियर है? नस, ये जो वेन्स हैं जिसमें लगाई जा रही है, ये स्वेल अप भी हो सकती है और ये श्रिंक भी हो सकती है, पेशेंट की मौत भी हो सकती है। इसलिए बड़ा ध्यान से, ये दोनों सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा, आइसोटोनिक होते हैं। और आइसोटोनिक होने के लिए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ये आपको याद रखनी है, 0.9। क्लियर है बेटा? वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। आ गई बात समझ में? क्लियर है? Inject in the nerve should be 0.9%. If concentration of solution is injected, the blood vessel will be contract. मेरी बात समझ में आ गई होंगी? इससे ज्यादा या इससे कम तो स्वेल अप भी हो सकती है और वेन्स श्रिंक भी हो सकती है। आ रही है बात समझ में? अब मैं आपसे बात करता हूं कि सबसे पहले इसके ऊपर क्या न्यूमेरिकल्स बनाए जा सकते हैं। लोग सीधे हम न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। ये लीजिए, मैं पहला
न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए डाल रहा हूं और इस टाइप के क्वेश्चंस आप देख करके जरूर रखिएगा। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है बेटा? देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए डाल रहा हूं 5% वेट बाय वॉल्यूम। मैंने क्या कहा? 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ। क्लियर है बेटा? अब सॉल्यूशन किसका ले रहा हूं मैं? ऑफ एन अननोन सॉल्यूट। क्या कह रहा हूं? ऑफ एन अननोन सॉल्यूट। मुझे पता नहीं किसका है। क्लियर है बेटा? मैंने क्या कहा? 5% वेट बाय सॉल्यूशन ऑफ अननोन सॉल्यूट इज आइसोटोनिक विथ, मेरे शब्दों को समझना, इज आइसोटोनिक विथ 6% वेट बाय वॉल्यूम। आ रही है बात समझ में? सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मैं यूरिया लिख सकता था, मैं कुछ भी लिख सकता था। क्लियर है बेटा? डिटरमाइन मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। तो मैं क्या पूछ रहा हूं? डिटरमाइन मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। ये लीजिए, अननोन सॉल्यूट का आपको मास कैलकुलेट करना है। आइए इस क्वेश्चन को अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं। मुझे ये भी पता नहीं है कि वो है क्या। तो सबसे पहले आइसोटोनिक अगर उसने हमको कह दिया है, सॉल्यूशन पे गौर कीजिएगा आप लोग। अगर उसने मुझे आइसोटोनिक कह दिया है, दैट मीन्स ये सॉल्यूशन पाई 1 और पाई 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। क्लियर? कहने का मतलब कंसंट्रेशन विल इक्वल टू कंसंट्रेशन सेम है। क्लियर? अब मुझे ये पता नहीं है अननोन क्या है, लेकिन जो नॉन दिया गया है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के कंसेप्ट के बेस पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन 30 सेकंड में भी हो सकता है और आप लेबर करें तो ये क्वेश्चन काफी देर में भी हो सकता है। लेबर ऐसे कि आपको इस 5% का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि ये 5% का मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम अननोन सॉल्यूट 100 ml में डिसॉल्व है। क्लियर है? अब उसको लीटर में कन्वर्ट करो, फिर आओ। इतना समय नहीं डालना भाई। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलरिटी, हम जानते हैं। और मोलरिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। बोलो मेरी बात समझ में आ रही? अरे हाँ या ना? तो एक बात मुझे बताओ कि जो मेरे पास में मोलरिटी होगी, क्लियर है, उस मोलरिटी का कहीं फार्मूला आप पढ़ करके आए हो कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। याद आया क्या? ये लीजिए, मोलर मास। बोलो क्या मैंने आपको ऐसे फार्मूले लिखा रखे हैं क्या? तो मैं क्यों मेरा समय खराब करूंगा क्वेश्चन में? मुझे तो मोलरिटी चाहिए। तो क्या मैं सबसे पहले वाले की मोलरिटी कैलकुलेट कर लूं? ये लीजिए, वेट बाय परसेंटेज मुझे 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, अननोन सॉल्यूट का मोलर मास मुझे पता नहीं है, मैं इसको Ma मान लेता हूं। क्लियर है क्या बेटा? क्या मान लेता हूं? Ma मान लेता हूं। अब मैं दूसरे वाले की अगर बात करता हूं तो दूसरा वाला मेरे पास में अगर मैं इसको लूं तो ये लीजिए 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 होता है। क्लियर है बेटा? यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या मैं इसको 50 अपॉन Ma लिख सकता हूं या M1 लिख सकता हूं? क्लियर है क्या? ये लिखिए, ये 30 बार कट गया और ये इससे तो 1/3 आ गया क्या? ये लीजिए। अब सुनिए, वॉल्यूम इधर भी 100 और वॉल्यूम इधर भी 100 और 100 को कन्वर्ट कर रहा हूं तो लीटर। तो यहां पर मेरे पास में मोलरिटी आ रही बात समझ, क्या होगा? मोल्स पर लीटर। ये लीजिए, मोल्स पर लीटर। तो आप चेक कीजिए, वॉल्यूम दोनों का सेम है, इसलिए वॉल्यूम कट गया। अब मैं दोनों की जो मोलरिटी कैलकुलेट की है उसको यहां रख देता हूं, बिकॉज दोनों के अंदर परसेंटेज में सॉल्यूशन है, इसलिए मुझे कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो 50 अपॉन Ma विल इक्वल टू 1/3 कर दूंगा। तो देखिए बेटा,
क्या मेरे पास में कुल 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन 150 ग्राम आंसर होगा क्या? जो अननोन सॉल्यूट आपने डाला है ए, उसका मास कितना हो जाएगा? 150 ग्राम। बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन, फिर भी मैंने इसमें टाइम लिया आपको समझाने के लिए, अन्यथा कुल 30 सेकंड का ये क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपसे और डिस्कस करता हूं। ये लीजिए बेटा, एक और क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि 2 मोलर, क्या कह रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 2 मैं कह रहा हूं कि 2 मोलर Na2SO4, अब मैं इलेक्ट्रोलाइट दे रहा हूं, सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक, सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ, मैं क्या कह रहा हूं? 2 मोलर Na2SO4 सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ NaCl, NaCl के साथ में ये भाई आइसोटोनिक सॉल्यूशन बना रहा है। क्लियर है क्या बेटा? आ रही बात है? किस कहां पर, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? एट 20 डिग्री 27, ये लीजिए रूम टेम्परेचर पर मैं बात कर रहा हूं कि रूम टेम्परेचर मेरे पास Na2SO4 का सॉल्यूशन और NaCl का सॉल्यूशन, और ये दोनों क्या है? आइसोटोनिक है। इफ, मैं कहता हूं कि इफ Na2SO4 75% आयोनाइज्ड, क्या कह रहा हूं कि जो मेरे पास में Na2SO4 है वो कितना? 75% आयोनाइज्ड हो रहा है। तो कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। ये लीजिए NaCl की क्या कंसंट्रेशन आपको कैलकुलेट करनी है। अब देखिए दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और आपको कह दिया कि सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, तो अगर मैं सॉल्यूशन के अंदर ये डाल दूं I इंटू C1, बिल्कुल I इंटू C2, तो दोनों के बॉन्ड ऑफ फैक्टर पहले तो आपको समझ में आ गए हैं। क्लियर है? अब Na2SO4 आयोनाइज्ड हो रहा है। क्लियर है बेटा? Na2SO4 आयोनाइज्ड हो रहा है। ये लीजिए Na2SO4 N इक्वल टू 3। क्लियर? बिकॉज मैं ये कहता हूं कि ये Na2SO4 जैसे ही ब्रेक होगा 2Na प्लस SO4 -2 देगा, तो मेरे पास में नंबर ऑफ आयन N विल इक्वल टू 3 मिलेंगे, लेकिन मुझे अल्फा 75% दिया गया है, तो आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा N-1 फॉर्मूला होगा। तो आयोटा की जगह मैं डालूंगा क्या बेटा? आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 75 अपॉन 100, ये लीजिए 3 माइनस 1। डन है बेटा? ये चीज डालने पर क्लियर है? तो मैं अगर चेक करूं तो ये 3/4 और 3/4 को मैं इस तरीके से कुछ लिख सकता हूं क्या? पूरा एक बार आयोटा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये लीजिए 1 प्लस 3/4 और ये हो गया 2। डन बेटा? ये 2 से कट गया, ट्वाइस टाइम। क्लियर है क्या? तो ये मेरे पास में कितना आ गया बेटा? बोलिए। 3 2 या तो 6/4 कर दो या 3/2 कर दो, तो 3/2 का मतलब हो गया 1.5 और 1, दैट मीन्स कितना हो गया बेटा? 2.5। तो आयोटा की वैल्यू मेरे पास में आ गई 2.5। ये लीजिए, सबसे पहले तो मुझे ये मिल गया, तो नो डाउट मेरे पास में पहला क्या आएगा बेटा? 2.5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय, देखिए मोलर कहा गया है तो डेफिनेटली इसकी मोलरिटी 2, और जो इसका वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। क्लियर है? अब यहाँ पर NaCl मुझे दिया गया है 2 और C2 मुझे कैलकुलेट करना है, तो क्या मैं इसके लिए डायरेक्ट C2 लिख लूं? बिकॉज कंसंट्रेशन निकाल ली है, 2 से 2 काट दो तो C2 डायरेक्ट 2.5। ये लो आंसर कुल बेटा एक लाइन में। आ रही है बात समझ में? ये इतना समय तो फिर भी मैंने आपको समझाने में लिया है, अन्यथा ये 30 सेकंड से ऊपर टाइम खर्च नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान। मेरी बात समझ में आ रही? आई अब मैं कुछ और क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करता हूं, वैरायटी के कुछ क्वेश्चंस। लीजिए
मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये लीजिए इस तरह का एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने इस तरीके से ये एक एसपीएम लगा दिए। क्या लगा दिए बेटा? एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डन। और इस साइड के अंदर मैं 1 मोलर ग्लूकोज का सॉल्यूशन भरता हूं। 1 मोलर ग्लूकोज। क्लियर है? और इधर 2 मोलर ग्लूकोज का सॉल्यूशन डाल रहा हूं। क्लियर है बेटा? बड़े ध्यान से एक एक चीज को समझना। मैं इधर इसका भी 1 लीटर ले लेता हूं और इधर भी 1 लीटर ले लेता हूं। अब आप समझिए, 2 मोलर हायर कंसंट्रेशन, 1 मोलर लोअर कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस कहता है कि जो फ्लो होगा सॉल्वेंट का वो लोअर टू हायर होगा। यस या नो? और ये सारा काम मैं कर रहा हूं एट T = 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो यहां से यहां ये लीजिए क्या होगा, सॉल्वेंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मैं इस क्वेश्चन के कई पार्ट बना रहा हूं ताकि आपको सब चीजें समझ में आने लग जाए। क्लियर है बेटा? आपके एक एक चीज समझ में आ रही है क्या? पहले ये बताओ दोनों तीनों जने जल्दी से। गुड बेटा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूं इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो पहला पॉइंट ये लीजिए इसका क्वेश्चन का डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। आप मुझे बताइए कि ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो नो डाउट आप जानते हो कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है। यदि मैं इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं तो आप क्या कहोगे? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ए टू बी। ए से कहां जा रहा है? बी की तरफ। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये लीजिए, तो ए से बी की ओर ये फ्लो हो रहा है। अब मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछता हूं इसी क्वेश्चन का। ये लीजिए नंबर 2, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? क्या ऑस्मोटिक प्रेशर होगा? क्लियर है? तो आप जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? कंसंट्रेशन होगा। और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर कंसंट्रेशन है तो क्या मैं यहां पर पाई इजिकल टू C2 माइनस C1 कर सकता हूं? इसकी कंसंट्रेशन माइनस इसकी कंसंट्रेशन का मॉड्यूलस। मेरी बात समझ में आ रही? तो अगर आप ध्यान से देखें तो 2 माइनस 1 1 ही होगा। क्लियर है? ये लीजिए 2 माइनस 1 तो 1 ही होगा। ये लीजिए मॉड्यूलस में 1 आ रहा है। और अब जब पाई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पाई ए इजिकल टू, मेरे पास में पाई ए इजिकल टू 1 इंटू RT अपॉन 1। ऐसा क्यों लिखा मैंने? ऐसा क्यों लिखा? 1 m ग्लूकोज का सॉल्यूशन दिया है। पाई बी इजिकल टू आपने क्या लिखा है? बोलिए 2 इंटू RT, 2 मोलरिटी का सॉल्यूशन दिया है। क्लियर है क्या बेटा? आ रही है बात समझ में? और वॉल्यूम उसका 1 लीटर मैंने लिया है। क्लियर है? तो क्या अब मैं इस चीज को पाई इजिकल टू, बड़े ध्यान से आप समझना, क्या मैं इसको
2 माइनस 1 RT लिख सकता हूं क्या? हाँ या ना? आपने निकाल लिया तो पाई इज इक्वल टू 2 माइनस 1 RT। तो मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ क्या है? पाई इज इक्वल टू RT आया है। फॉर्मूला तो यही होगा। आइए अब I की वैल्यू, पाई इज इक्वल टू R की वैल्यू, क्या मैं यहाँ पर 1/12 रख दूं और T 300 रख दूं? हाँ या ना? तो क्या ये 12 से 25 टाइम कट जाएगा? तो पाई जो मेरे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है वो एक्चुअली कितना आएगा? 25 ATM। ये लीजिए, इस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना मिल रहा है? 25 ATM। देखो बच्चा, मैं आपको बिल्कुल ऐसे साधारण तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूं, बच्चों की तरह एक एक चीज सॉल्व करके। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका पार्ट नंबर 3 चेक करते हैं। 2 तो समझ में आ गया। मैं इसका अब आपसे एक 3rd पार्ट और डिस्कस करता हूं। क्लियर है ना? अब वो 3rd पार्ट क्या है उसको थोड़ा सा समझिए। 3rd पार्ट ये कैलकुलेट वॉल्यूम इन ईच, क्या कह रहा हूं मैं आपको? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ईच, आ रही है बात समझ में? ऑफ ईच सेल व्हेन बोथ सॉल्यूशन बिकम आइसोटोनिक। ईच सेल या ईच साइड व्हेन बोथ सॉल्यूशन, आ रही बात समझ में? जब दोनों ही सॉल्यूशन क्या हो जाते हो बेटा? बिकम्स आइसोटोनिक, बिकम्स आइसोटोनिक। ये लीजिए, जब दोनों ही सॉल्यूशन क्या हो जाते हो? आइसोटोनिक हो जाते हैं। अब अगर मैंने आपसे इस क्वेश्चन को समझी, ये कंटेनर लिया था, ये SPM लगाई थी, क्लियर है? इधर A सॉल्यूशन था, इधर B सॉल्यूशन था, ये भी 1 लीटर, ये भी 1 लीटर, ये 1 M ग्लूकोज, ये मैंने 2 M ग्लूकोज लिया है। मुझे क्या निकालना है? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ईच सेल। से यस या नो? अरे हाँ या ना? अब देखिए, ऑस्मोसिस के जरिए इलेक्ट्रॉन का पहले तो फ्लो हुआ, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रॉन का क्या, सॉल्वेंट का फ्लो हुआ। सॉल्वेंट का फ्लो हुआ तो अगर मेरे पास ये 1 लीटर था तो इसमें से कुछ वॉल्यूम कम हुआ और डेफिनेटली इधर ये वॉल्यूम बढ़ गया। जितना इधर कम हुआ उतना इधर बढ़ गया, तो मैंने माना इधर से B वॉल्यूम कम हुआ, वो उधर गया और ये 1 प्लस B बन गया। तो अगर मैं यहां से पाई 1 को कैलकुलेट करूं, मतलब A को कैलकुलेट करूं, तो क्या मेरे पास में 1 इंटू RT अपॉन वॉल्यूम 1 माइनस V होगा क्या बेटा? इधर कंटेनर का, इस सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पाई A इज इक्वल टू 1 RT अपॉन 1 माइनस B होगा क्या? इसी तरीके से अगर मैं इधर का पाई B कैलकुलेट करूं तो 2 इंटू RT अपॉन 1 प्लस V होगा क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आ रही बात समझ में? तो पाई इज इक्वल टू, ये लीजिए ICRT फॉर्मूला में अप्लाई कर रहा हूं, तो कंसंट्रेशन मैंने लिया और दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट से इसलिए वांट ऑफ फैक्टर 1 बन गया है। ये लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई दोनों आइसोटोनिक हो जाते हैं, दैट मींस पाई A इज इक्वल टू पाई B। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाता है, बिकम्स आइसोटोनिक। तो क्या मैं 1 इंटू RT अपॉन 1 माइनस B विल इक्वल टू 2 इंटू RT अपॉन 1 प्लस B लिखूंगा क्या? ये लीजिए, RT से RT कैंसिल आउट हो गया है। डन बेटा, RT से RT कैंसिल आउट हो गया है। तो क्या मैं इसको, अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको 1 प्लस B इज इक्वल टू 2, 1 माइनस B लिख सकता हूं। और जैसे ही मेरे पास में ये आ गया तो 1 प्लस B इज इक्वल टू 2 माइनस 2V। 2V को उधर ले आऊं तो इधर हो जाएगा 3V, क्लियर है? और 1 को उधर लेके जाऊं तो 1। बोलिए, क्या यहां तक बात समझ में आ गई? तो क्या मेरे पास में वॉल्यूम अब 1/3 लीटर आ गया क्या? V की वैल्यू 1/3 लीटर आ गई क्या? लीटर में
सारी चीज याद रखना, मोलरिटी में लिए तो मोल्स पर लीटर, वॉल्यूम लीटर में है। तो क्या अब इस एक साइड में अगर मैं वॉल्यूम को कैलकुलेट करूं तो लुक, क्या मैं यहां से अब 1, ये लीजिए ये 1, ठीक है, -1/3 कर दूंगा। क्या V की वैल्यू आ चुकी है, तो जैसे ही -1/3 करता हूं तो क्या ये 2/3 लीटर होगा क्या? और जैसे ही मैं इधर आता हूं, ये लीजिए, और इधर मेरे पास में 1 + b है, दैट मीन्स 1 + 1/3, तो दैट मीन्स 4/3 लीटर आंसर। बोलिए, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े आसानी से अब आप लोग कर सकते हैं, हाँ या ना? बोलिए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन अब आसानी से आप कर सकते हैं क्या? आइए, इस टाइप के बाद में मैं आपको एक न्यूमेरिकल और कराता हूं, ताकि एनसीईआरटी के बैक साइड्स में, मतलब जो पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपसे बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो आइए एक क्वेश्चन अब हम और डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को आप समझिएगा। मैं कहता हूं, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन को समझिए। 0.004 या मैं कहूं 4 × 10⁻, ये लीजिए 4 × 10⁻³ मोलर। बड़े ध्यान से सुनना। सॉल्यूशन ऑफ K2SO4, क्या लिया है मैंने? K2SO4 इज आइसोटोनिक विथ क्लियर है 0.01 m। आ रही है बात समझ? सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज क्लियर है 4 × 10⁻³ मोलरिटी का कोई सॉल्यूशन है, 0.1 m मोलरिटी के ग्लूकोज के सॉल्यूशन के साथ आइसोटोनिक है। मेरी बात समझ में आ रही? क्या है उसके साथ में? आइसोटोनिक। डन, यहां तक बात क्लियर आ गई होगी। क्लियर है ना? एट सेम टेम्परेचर, मैं क्या कह रहा हूं, एट सेम टेम्परेचर, दोनों के लिए टेम्परेचर सेम है। जिस टेम्परेचर पर ये है उसी सॉल्यूशन पे ये और आइसोटोनिक है, और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर अपन मान लेते हैं। तो मैं कहता हूं कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा निकालो। क्लियर है क्या? कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये लीजिए, क्या करना है आपको? कैलकुलेट करना है किसको? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। आइए तो अब हम कैलकुलेट करते हैं यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। किसकी बेटा? किसकी? एंड K2SO4 का। K2SO4 का अब मुझे अल्फा निकालना है। आइए सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज, ये मेरे पास में एक कंटेनर, ये मेरे पास में दूसरा कंटेनर। इसमें फिल है बेटा K2SO4 और इसमें फिल है मेरे पास में 0.01 m। क्लियर है क्या बेटा? ग्लूकोज। डन। और यहां पर इसकी मोलरिटी मुझे दे दी 4 × 10⁻⁻3। मेरी बात अब आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है क्या बेटा? अब बड़ा ध्यान से देखो यार, और समझने की कोशिश करो, बहुत दिल से समझने की कोशिश करो। दोनों के दोनों I × C1 will equal to I × C2 आइसोटोनिक है। क्लियर है? तो क्या पहले मैं इसके लिए वॉन्टा फैक्टर कैलकुलेट कर लूं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आयोटा इज इक्वल टू 1 + अल्फा n-1, तो आयोटा इज इक्वल टू 1 + अल्फा। बड़े ध्यान से एक एक चीज को समझना। क्लियर है क्या बेटा? तो क्या मैं इसको, ये कितने देगा? 2 × 3 - 1, तो क्या आयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 अल्फा। सबसे पहले लिख लू क्या? तो आई की वैल्यू क्या 1 + 2 अल्फा आ गई है, और दूसरा मेरे पास में ग्लूकोज है भाई, इसके वॉन्टा फैक्टर की वैल्यू तो 1 ही है बिकॉज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या मैं यहां पर 1 +
2 अल्फा इंटू कंसंट्रेशन 4 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 1 इंटू, ये लीजिए ना भाई, 10⁻⁻² लिख लूं क्या 0.01 को? अरे हाँ या ना? तो क्या अब मैं इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता हूं क्या? ये लीजिए, अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास में 1 + 2 अल्फा, क्लियर है बेटा? कितना बच रहा है? 1 + 2 अल्फा। और अगर मैं काटा पीटी कर लूं बड़े अच्छे से, तो आप ये समझ सकते हैं, क्लियर है, कि जो मेरे पास में 4 इंटू 10⁻³ है और वो 10⁻² है, तो क्या मैं इसको 1 इंटू 10⁻² अपॉन 4 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं? क्लियर है? अपॉन में चीज ये चली गई, तो ये बच जाएगा कितना? ऊपर जाते ही 10⁻³ तो कैंसिल आउट, ये बच जाएगा 10, डन। और नीचे 4, और 10/4 का मतलब हो गया 2.5, ये लीजिए 2.5। तो देखिए 1 + 2 अल्फा इजिकल टू 2.5, और 1 उधर गया तो 2 अल्फा इजिकल टू 1.5 रहेगा। तो अल्फा इजिकल टू, ये लीजिए, अल्फा इजिकल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स क्या आएगा बेटा? 0.75, और 0.75 का मतलब हो गया 75%। ये लीजिए आंसर। तो मैंने एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से कराया। पहले वाले क्वेश्चन को समझ रहे हो आप, तो अल्फा मैंने दिया था 75% आयोनाइज्ड हो रहा है। इस क्वेश्चन में मैंने अब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के जरिए अल्फा को कैलकुलेट करवा लिया। ये लीजिए बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो यहां तक अब आपकी बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्लियर है? अब मैं आपसे कोई चीज डिस्कस कर रहा हूं, बड़े ध्यान से आप समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को आप देखिएगा। मैंने क्या कहा? बड़ा ध्यान से अब आप देखिएगा मैं आपको क्या कह रहा हूं, ठीक है? आइए हम एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं और थोड़ा सा उनको और समझ लेते हैं। डन बेटा? ये लीजिए, ये यहां तक का आपका काम कंप्लीट है। आइए अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, थोड़ा सा मेरी बात को आप समझिएगा, कि अगर आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस दे दिए जाए, क्लियर है बेटा, और रिलेशन मेंटेन करवाया जाए, वो रिलेशन कौन सा मेंटेन करवा रहा है? आइए तो हम कुछ रिलेशंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं और यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चनों को समझते हैं कि किस तरीके से रिलेशन होंगे। बेटा डेफिनेटली इस सॉल्यूशन की पीडीएफ आज ही अपलोड कर दूंगा, आज ही आ जाएगी, 100% घर जाते ही सबसे पहला यही काम, क्लियर है? सारी पीडीएफ एक जगह आपको मिल जाएगी, निश्चिंत रहिए आज ही, ठीक है? तो देखिए सबसे पहला आप ये देखिएगा, मैं अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज डिस्कस कर रहा हूं, क्लियर है? अब वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या है बेटा? रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मेरे कहने का सेंस क्या है? आपको आरएलवीपी दिया गया हो, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ लेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया हो, आरएलवीपी पूछ लेगा, बॉइलिंग पॉइंट देगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ लेगा, फ्रीजिंग पॉइंट देगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ लेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर दे या ये दोनों रिवर्स में कुछ भी पूछ ले, आपको अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स को पकड़ना आना चाहिए। आइए पहला मैं रिलेशन प्रूव करता हूं, क्लियर है? एक चीज और बताओ, क्या मैंने आपको हेनरी पढ़ा दिया था क्या? एक बार चेक कर लीजिएगा हेनरी, अगर हेनरी नहीं पढ़ाया तो अभी हेनरी बाकी रहेगा, बाकी हमारा कंप्लीट चैप्टर बाइंड अप हो जाएगा, क्लियर है बेटा? तो आइए मैं डिस्कशन करता हूं आपसे हेनरी के ऊपर, क्लियर ना? ऑस्मोटिक प्रेशर विथ रिलेटिव लॉरिंग, आ रही बात समझ में? ऑस्मोटिक प्रेशर
क्लियर है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर विथ रिलेटिव lowering of vapor pressure. Osmotic pressure with RLVP. मेरी बात को आप समझ में आ गया होगा? क्लियर है क्या? वेपर प्रेशर कहने का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस ये लीजिए RLVP के बीच में अपन रिलेशन समझ रहे हैं। क्लियर है? इनके बीच में हम रिलेशन समझ रहे हैं। तो मैंने ऊपर टॉपिक डाल देता हूं, ये लीजिए, ये फॉर्मूले को मैं हटा देता हूं और यहां पर डाल देता हूं रिलेशन शिप बिटवीन डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये लीजिए, डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बीच में हम रिलेशन लेके आ रहे हैं। पहली है हमारे पास में RLVP। देखिए, आप जानते हैं कि जो n ऑब्जर्व मोल होते हैं, क्लियर है, और n थ्योरेटिकल का जो रेशो होता है उसी को अपन I कहते हैं। इस बात से आप वाकिफ हैं, इस बात को आप जानते हैं कि ये रिलेशन होता है। अब आप ये भी जानते हैं कि जो पाई मेरे पास में आयोटा इंटू n, क्लियर है क्या बेटा? कौन सा? थ्योरेटिकल मोल दिख रहा है, अपॉन ये n थ्योरेटिकल है, आयोटा इंटू n थ्योरेटिकल मोल अपॉन वॉल्यूम। किसमें है बेटा? याद रखना, इन लीटर में, मोल्स पर लीटर, समझना, इंटू RT। इसको मैं नंबर 1 कह देता हूं क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है। क्लियर है बेटा? और नंबर 2 RLVP का फॉर्मूला आप जानते हो कि P0 माइनस PS अपॉन P0 वेल इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसको मैं एक्स सॉल्यूट कह रहा था। और एक्स सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था, n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट। क्या कहा था? n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट, n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट। बड़े ध्यान से आप इन फॉर्मूलों को समझना। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूं। देखो बेटा, अब इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो बड़े ध्यान से समझिए। अगर मुझे n सॉल्यूट रखना है तो क्या ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो मैं लिखूंगा n सॉल्यूट विल इक्वल टू P0 माइनस PS अपॉन P0 से बेटा यस ही जानो, और इसी को तो ये लिखा है तो इनटू n सॉल्वेंट। लो, ये चीज समझ में आई क्या? अरे हाँ या ना? और क्या मेरे बेटा, मैं अब इसी चीज को बड़े ध्यान से समझना, ये n सॉल्वेंट लिखा है मैंने, तो क्या मैं यहां पर n सॉल्यूट वेल इक्वल टू P0 माइनस PS अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाई ओहो सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट लिख सकता हूं क्या? आ रही बात समझ में? मास ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकता हूं क्या? हाँ या ना बोलो। मास ऑफ सॉल्वेंट भी मैं यहां पर लिख सकता हूं। क्लियर है बेटा? तो देखो, अब मेरे पास में इक्वेशन नंबर ये 2 बन गई है, या मैं इसको 3 कह दूं, 2 मैंने लिख लिया। तो अब देखो, जो ये n सॉल्यूट है वो ये रहा थ्योरेटिकल। क्या इस पूरे की वैल्यू उठा करके मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दूं तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर निकल के आ जाएगा क्या? दैट मीन्स क्या मैं अब इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं क्या? पाई इज इक्वल टू क्वांटम फैक्टर I और n सॉल्यूट की क्या बेटा ये पूरी वैल्यू बन गई क्या? तो ये लो P0 माइनस PS अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाई W सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई RT। ये लीजिए, क्या इससे आपको अगर RLVP दिया गया है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं।
अरे हाँ या ना, क्लियर है? और बड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्लियर है? आप ये बात भी जानते हो कि यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट है और आप जानते हो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी डाल सकते हैं। अरे हाँ या ना, बोलो, क्लियर है क्या बेटा? अरे मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और ये चीज डाल करके क्या आप बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? पाई इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, यहां डाला है आपने मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे हाँ या ना, क्लियर है? तो अब मुझे अगर पाई कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या लिखूंगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बोलो भाई, आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको DRT अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट लिख सकता हूं क्या? बड़ा ध्यान से, आपके पास है ये वेट है, ये वेट है बेटा, और ये रहा वेट, क्लियर है? ये चीज डाल रहा हूं, बड़े ध्यान से इस चीज को समझना। अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय, क्या लिखूंगा? बोलो, P0 माइनस PS अपॉन P0। ये इतना सा फॉर्मूला, पहले ये बताओ ये समझ में आ गया क्या? कहां से आया? हाँ या ना, बड़े आराम से। और क्या मिस्टेक पूरे फॉर्मूले में चल रही है उस चीज को देखो। और मैंने क्या कर दिया, देखो, आपने पाई के अंदर फॉर्मूला रखा, इस n की वैल्यू, ये वॉल्यूम कहाँ है? यही तो मैंने गायब किया। अरे बात समझ में आ रही है क्या? ये वॉल्यूम डन बेटा, तो ये वॉल्यूम, बात समझ में आ गई? यही तो मैं खा गया, और यही तो तुम्हें समझा रहा हूं कि DRT कहां से आ गया? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो देखो, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, इसी चीज का मैंने फायदा उठाया, मास अपॉन वॉल्यूम ये रहा, और ये मिलके मेरे पास में बन गया DRT, ये रहा मास अपॉन सॉल्यूशन P0 PS अपॉन P0। क्लियर बेटा? अरे बेटा, ये मेरे पास में अब डेंसिटी आ गया क्या? तो ये डेंसिटी ये रही, RT ये रहा, मास ऑफ सॉल्वेंट P0 माइनस PS। ये लीजिए, जब आपको RLVP दिया जाए तो आप बड़ी आसानी से ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, या इवन आप यहां से P0 माइनस PS अपॉन P0 यहां ले आइए, ये लीजिए DRT अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है क्या? या मैं ऐसा कह दूं, ये लीजिए ना यार, ये लीजिए पाई इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन DRT, ये लीजिए, ये रख लीजिए। तो क्या ये चीज अब आपको क्लियर हो गई क्या? P0 माइनस PS अपॉन P0, RLVP की वैल्यू भी आप मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डाल करके यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का मीन्स, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है, RLVP कैलकुलेट कर सकते हैं। RLVP दी गई है, ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए और दूसरे रिलेशन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमारा, हमने पहला रिलेशन निकाल लिया है। दूसरा रिलेशन मैं आपसे और डिस्कस करता हूं। दूसरा रिलेशन, क्या अब हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर भी डिस्कस करते हैं? यस। तो आइए, सेकंड रिलेशन मैं आपसे डिस्कस करता हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये लीजिए ओपी पाई। क्लियर है? पाई कह रहा हूं ऑस्मोटिक प्रेशर को, विथ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है क्या बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई with elevation in boiling point, with elevation in boiling
पॉइंट। ये लीजिए, यहां पर भी हम इसके बीच में रिलेशन निकाल के ले आते हैं कि भाई क्या रिलेशन बन रहा होगा। आप जानते हैं कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आयोटा इंटू के बी एम। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दूं और एम यहां पर मोलालिटी को बता रहा है। तो क्या मैं यहां पर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आयोटा इंटू के बी इंटू ओ एम मोलालिटी के फॉर्मूले को ओपन कर लूं तो ये होगा एन सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ या ना, ये लीजिए एन सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। याद रखना केजी में, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और केजी को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करता हूं तो क्या ऊपर 1000 लगा दूं बेटा। डन, ये मेरे पास में हो गया। तो क्या मैं यहां से एन सॉल्यूट निकाल लूं क्या, और एन सॉल्यूट की वैल्यू क्या होगी, बड़े ध्यान से, डेल्टा टीवी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है क्या बेटा, ये पूरी चीज गई। तो अब अपॉन में जो मेरे पास में चीज आएगी वो केवी इंटू 1000 इंटू आई। इलेक्ट्रोलाइट को भूलना मत। क्या मेरे पास में ये एन सॉल्यूट पहले निकल करके आ गया। अब आप जानते हैं कि जो मेरे पास में वैल्यू होती है भाई किसकी, पाई की। ये लीजिए पाई इज इक्वल टू आयोटा इंटू एन अपॉन वी आर टी। और ये एन क्या होता है, सॉल्यूट ही तो होता है, इंटू आर टी। क्या मैं इस एन सॉल्यूट की वैल्यू को यहां पुटअप कर दूं, और जैसे ही यहां पुटअप करता हूं तो लुक पाई इज इक्वल टू आयोटा इंटू डेल्टा टीवी इंटू डब्ल्यू सॉल्वेंट। ये लीजिए अपॉन आयोटा इंटू केबी इंटू 1000, ये एन सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम, ये वाला भी इंटू आर टी। ये लीजिए, ये चीज समझ में आ रही है क्या, बोलो मिस्टर सिद्धार्थ, यहां तक क्लियर है क्या। और आप जानते हैं ना यार कि वेट अपॉन वॉल्यूम तो डेंसिटी हो जाता है। ये वाली चीज अगर मैं लूं तो अब क्या डेंसिटी को, तो क्या ये डीआरटी बन जाएगा क्या वापस, हाँ या ना। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, पाई इज इक्वल टू आयोटा इंटू डेल्टा टी। जब आप कहोगे सर आयोटा से आयोटा काट दो, दो अलग अलग सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, दो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स अलग अलग हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग हो सकते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिए तो आयोटा का कोई रोल नहीं रहता है। ये लीजिए डी आर टी। क्लियर है बेटा, इंटू डी आर टी। ये बन गया है डी, ये आर और ये टी। ये लीजिए अपॉन में आयोटा इंटू केवी अपॉन 1000। क्लियर है क्या, ये लीजिए आयोटा इंटू केबी इंटू 1000। क्लियर, यहां से आप बड़ी आसानी से ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ अगर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, या फिर इसी के बेस पर आप बड़े आराम से डेल्टा टीबी इजिकल टू, अगर आपको निकालना है तो पाई इंटू आयोटा इंटू केबी इंटू 1000। ये लीजिए अपॉन, मेरी बात समझ में आ रही है, अपॉन आयोटा इंटू डी आर टी। ये भी डाल करके डेल्टा टीबी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लीजिए, बात समझ में आई। अब इसी बेस के ऊपर अब आप चाहें तो सेम फॉर्मूले के अंदर सेम चीज ये लीजिए यहां रख दीजिए, और बड़ी आसानी से क्या यहां से अब आप ये लीजिए, मैं आपको ये कह दूं भाई कि यहां से सेम फॉर्मूले क्या अब आप बड़ी आसानी से डेल्टा टीएफ के लिए भी निकाल सकते हैं क्या, हाँ या ना, बोलो। तो यही फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर का डेल्टा टीएफ के लिए भी बन जाएगा, हाँ या ना। तो अगर आप डेल्टा टीएफ के लिए ये फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ये लीजिए डेल्टा टीएफ वेल इक्वल टू पाई इंटू आयोटा इंटू केबी की जगह आ जाएगा केएफ
इंटू 1000। डन बेटा, ये लीजिए 1000 अपॉन आयोटा इंटू DRT। ये लीजिए, ये फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बन गया। और यहां पर अगर पाई है तो पाई इज इक्वल टू आयोटा इंटू डेल्टा TF लिख सकते हैं, इंटू DRT। सेम चीजें तो चलेंगी, आयोटा इंटू KF इंटू 1000। ये लीजिए, बोलो बात समझ में आ गई? तो कैसे मैं रिलेशन निकाल रहा हूं ये आप लोगों की अब बात समझ में आ गई होगी। तो मैं अब दो रिलेशन आपके लिए डायरेक्ट लिखता हूं, उनको आप खुद प्रूफ कीजिए और देखिए कि क्या आप रिलेशन सही बनाते हैं। इससे बड़ी हेल्प मिलती है, हम क्वेश्चन को मतलब न्यूमेरिकल्स को डायरेक्ट हिट कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर वे में। तो हमें और कोई एक्स्ट्रा वर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है? अब ये कैसे हिट होंगे आइए देखिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो मैं 5वां लिख रहा हूं, रिलेशन इन बिटवीन, क्लियर है क्या, डेल्टा TB एंड RLVP। बॉइलिंग पॉइंट्स और लॉरिंग ऑफ वेपर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में मैं अब आपके सामने रिलेशन लिख रहा हूं। ये लीजिए, डेल्टा TB इज इक्वल टू, क्या कह रहा हूं, KB इंटू 1000, KB इंटू 1000 अपॉन, ये लीजिए P0 माइनस PS अपॉन P0, और यहां पर डालूंगा मास ऑफ सॉल्वेंट। ये लीजिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। लीजिए, ये पॉइंट क्या आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया? तो यहां पर डेल्टा V पॉइंट आउट आप कर लीजिए। इसी तरीके से अगर मैं फिर से रिलेशन निकालता हूं फ्रीजिंग पॉइंट का, तो लुक, फ्रीजिंग पॉइंट में अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं डेल्टा TF। देन और सेम फॉर्मूला, मुझे कुछ नहीं करना है, KB की जगह मुझे डालना है KF इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू, ये लीजिए P0 माइनस PS अपॉन P0। ये लीजिए, क्लियर है? ये आंसर आपके पास में बड़े अच्छे से दोनों रिलेशन आ गए हैं। क्लियर? ये लीजिए, अब आप चाहे जिस रिलेशन से डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में वैल्यू डाल करके आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब बचता है सिर्फ आपका हेनरीज, और हेनरी बहुत छोटा है, हेनरी पे ज्यादा टाइम खराब करने की अपने को जरूरत नहीं है। हेनरी मैं बोल करके आपको समझा दूंगा, कुछ नहीं है। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम होती। किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी के ऊपर काम किया था हेनरी ने, तो ये कहा जाता है कि जिन गैसों के आयोनाइज्ड होने की टेंडेंसी ज्यादा हो या वाटर के साथ इंटरेक्ट होकर के कोई कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा हो, उन गैसों की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होती है। क्लियर है? जैसे SO2 हुआ, HCl हुआ, NH3 हुआ, ये वाटर से इंटरेक्ट होकर के या तो आयोनाइज्ड हो जाती है या कंपाउंड बनाती हैं, तो इन गैसों की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जो गैसें वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाती है, उन गैसों की सॉल्युबिलिटी कम होती है, जैसे N2, O2 वगैरह वगैरह। क्लियर? हेनरी ने कहा कि जब आप गैसों की सॉल्युबिलिटी की बात करोगे तो सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट होना चाहिए। उसके ऊपर हम सारे क्वेश्चंस और देखेंगे, 2-1 न्यूमेरिकल्स हम उसके ऊपर बड़े अच्छे से करेंगे। क्लियर है? ये चीज यहां तक आपकी मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अब आप वो देखिएगा जबकि सॉल्यूशन का एक पार्ट पूरा यहां तक कंप्लीट हो चुका है। हम मिलते हैं फिर आगे कल की क्लास में। यहां तक इस काम को आप करके रखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।